नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन की इस यूट्यूब लर्निंग क्लास में जुड़ने पर स्वागत करता हूं। आज हम ओपन टेंडर प्रोक्योरमेंट खुली निविदा से खरीद की प्रक्रिया को समझेंगे। ये ओपन टेंडर प्रोसेस सभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें निविदा के आमंत्रण की सूचना के बाद बोलियां प्राप्त होती हैं। उन बोलियों का आकलन किया जाता है। तुलनात्मक मानचित्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव को विजेता घोषित करते हुए कार्य आदेश बनाए जाते हैं और अनुबंध किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में बयाना राशि, अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी अमाउंट, सुरक्षा राशि, इनका भी महत्व है। तो पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। खुली निविदा खरीद को शुरू करते हैं। ओपन टेंडर खरीद की शुरुआत NIT नोटिस इनवाइटिंग टेंडर निविदा की आमंत्रण सूचना या नोटिस से होती है, जिसमें सभी प्रकार के सरकारी विभाग और निजी संगठित क्षेत्र भी एक सीमित समय सीमा के भीतर जो उन्हें सामग्रियां, उत्पाद या सेवाएं चाहिए, उनकी आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं से भाव की बोलियों की मांग करते हैं। तो ये आपूर्तियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं से उनके प्रस्ताव प्राप्त करने की आमंत्रण सूचना को हम NIT निविदा सूचना कहते हैं। ये वस्तुतः जो निर्धारित शर्तें होती हैं खरीद क्रिया की, उसके अनुसार जो कम्पिटिटिव बिड्स हैं, प्रतिस्पर्धी भाव की बोलियां हैं, उन्हें प्राप्त करने का एक औपचारिक और बहुत ज्यादा व्यवस्थित निमंत्रण की प्रक्रिया है। NIT प्रकाशित होने के बाद NIT के अनुसार आपूर्तिकर्ता अपनी अपनी बिड्स, बोलियां जमा कराते हैं और इन जमा की गई बोलियों की समीक्षा की जाती है और सर्वश्रेष्ठ बोलीदाता जो खरीदकर्ता को बेहतर लगता है, उसे सामग्री, उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति के लिए क्रय आदेश देते हुए अनुबंध बनाए जाते हैं। और इस सारी प्रक्रिया में बयाना राशि और सुरक्षा राशि की भी अपनी महत्ता है। सामग्री, उत्पाद या सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी की गई किसी भी निविदा सूचना का अपना एक शीर्षक होता है और एक अद्वितीय बोली क्रमांक, यूनिक बिड नंबर, UBN नंबर होता है। और इस शीर्षक और UBN के साथ जो निविदा सूचना जारी की जाती है, प्रकाशित होती है, प्रचारित होती है, उसमें नया जो टेंडर का फॉर्म है वो कहां से और किस समय मिलेगा, उसकी जानकारी दी हुई होती है। निविदा प्रपत्र शुल्क के साथ होता है, जिसमें पूरी क्रय प्रक्रिया परियोजना की अनुमानित लागत, बयाना राशि और सुरक्षा राशि कितनी है उसकी जानकारी होती है और इन राशियों को किस तरह से जमा कराना है उस भुगतान का तरीका भी दिया हुआ होता है। निविदा सूचना में निविदा को जमा कराने की समय और स्थान, जो ऑफलाइन में खरीदकर्ता का कार्यालय हो सकता है और ऑनलाइन नए सिस्टम में वेबसाइट या प्रोक्योरमेंट पोर्टल दोनों हो सकते हैं। साथ ही साथ निविदा को खोलने का स्थान और समय भी निविदा सूचना में अंकित होता है। इन दिनों पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी हो गया है कि सभी सार्वजनिक कार्यालय जो आम जन के धन से अपने कार्य और योजनाओं को संचालित करते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी निविदा की सूचना को, निविदा में होने वाले सभी प्रकार के संशोधन या शुद्धि पत्रों को, कोरेंडम को और बोली आवंटन का जो अंतिम निर्णय किया जाता है, उन सभी का विवरण एक सार्वजनिक खरीद पोर्टल पे, और अगर वो केंद्र सरकार है तो भारत सरकार का जो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, जिसकी URL यहाँ हाईलाइट की हुई है, वहां प्रकाशित करेगा। राज्य सरकारें भी अपने स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल रखते हैं। जैसे राजस्थान सरकार का जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उसकी URL यहाँ हाईलाइट की हुई है। इन पर सभी तरह की टेंडर संबंधी जानकारियां सभी संबंधित लोगों की सूचना के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इस हेतु कोई कार्यालय अपनी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकता है। कुछ सार्वजनिक कार्यालयों ने तो इन दिनों समाचार पत्रों में NIT और दूसरी सूचनाएं या तो प्रकाशित करना बंद कर दिया है, या समाचार पत्रों में सिर्फ एक जानकारी होती है कि इस तरह की कोई NIT पोर्टल या वेबसाइट पे डिटेल से उपलब्ध है और आप उसकी जानकारी वहां पोर्टल या वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की सूचना ही केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। इन दिनों ई प्रोक्योरमेंट, ई खरीद कार्य भी बहुत प्रचलित हो गए हैं। इसमें इंटरनेट पे ही निविदा को अपलोड किया जाता है और कोई भी इच्छुक आपूर्तिकर्ता जो निविदा शर्तों को पूरा करता है, वो इंटरनेट पे प्राप्त जानकारियों के अनुसार अपने बोली प्रस्ताव को वहीं इंटरनेट पे ही प्रस्तुत कर देता है और कार्यालय उन्हें ऑनलाइन प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ई प्रोक्योरमेंट कार्य कर सकता है। टेंडर की सूचना प्राप्त होने के बाद इच्छुक आपूर्तिकर्ता टेंडर को कोई एक फीस देके प्राप्त कर लेता है और वो एक मानक बोली दस्तावेज, स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट
प्राप्त कर लेता है। इस बोली दस्तावेज में बोली लगाने वाले सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिए जरूरी निर्देश हैं। इन निर्देशों में बोली लगाने वाले की क्या अर्हता और योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटीज है, उनसे संबंधित जो मानदंड है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जानकारी होती है। इसमें कितना न्यूनतम अनुभव स्तर चाहिए, पिछले प्रदर्शन की क्या स्थितियां होनी चाहिए, आपूर्तिकर्ता की क्या तकनीकी क्षमता है, उसके पास क्या विनिर्माण सुविधाएं हैं और उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, इन सब के बारे में बोलीदाता आपूर्तिकर्ता को जानकारियां प्रदान करनी होती है। और अगर वो न्यूनतम मापदंड पूरे करता है तभी वो योग्य और पात्र रहेगा, अन्यथा उसकी बोली को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा प्रपत्र में प्राप्त मानक बोली दस्तावेज में जो अनुबंध की शर्तें हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो निविदा की प्रक्रिया है, उसके नियम और उन नियमों के प्रत्युत्तर में किस तरह की जवाब देने हैं, किस तरह की उचित प्रतिक्रिया करनी है, वो भी बताई हुई होती है। और सभी प्रकार की बोलियां जो हमें जमा होने के बाद प्राप्त होती हैं, उनका मूल्यांकन केवल इन अनुबंध की शर्तें और निविदा प्रक्रियाओं में तय किए गए कायदों के आधार पर ही किया जाता है। मानक बोली दस्तावेज में जो खरीद की जाने वाली वस्तुएं हैं, सामग्री है, सेवाएं हैं, उनकी एक अनुसूची में सभी वस्तुएं, सेवाएं या उत्पादों की स्पेसिफिकेशन, विशेषताएं दी हुई होती हैं और उन्हें किस तरह से जवाब में प्रस्तुत करना है वो भी बताया हुआ होता है और मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा वो मानदंड भी बताए हुए होते हैं। टेंडर फॉर्म में स्पेसिफिकेशन, विनिर्देशों को और साथ में जुड़े हुए जो तकनीकी विवरण है उन्हें किस तरह से दिया जाना चाहिए उसे भी समझना जरूरी है। जो खरीद किए जाने वाले सामान, उत्पाद या सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता, मात्रा और किस्म के आदि के बारे में जो स्पेसिफिकेशन है या विनिर्देश है उन्हें स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि उनके भावार्थ सही तरीके से समझ में आए। उनमें अनावश्यक विशेषताएं जो समझ में फेर बनाए या आपूर्तिकर्ता को महंगा ऑफर देने के लिए प्रेरित करे, उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में हमारी क्रय प्रक्रिया में अनुचित खर्चे बढ़ेंगे और उसकी मितव्ययता प्रभावित होगी। इसके अलावा सभी स्पेसिफिकेशन, विनिर्देशों को बिना किसी अस्पष्टता के, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट रूप से, क्लैरिटी के साथ और व्यापक आधार के साथ, जनरलिटी के साथ, जिसमें सभी तरह के बाजार में उपलब्ध उत्पादों को गुणवत्ता के आधार पे शामिल किया जा सके, उनके साथ बताना चाहिए ताकि सभी संभावित आपूर्तिकर्ता बोली दे सकें और पर्याप्त संख्या में प्रतियोगी स्तर पे सार्थक बोलियां प्राप्त हो सके। एक टेंडर फॉर्म में जो बोलीदाता है, आपूर्तिकर्ता है, उसे अपनी तरफ से स्पेसिफिकेशन, विनिर्देशों को बदलने की या क्रय प्रक्रिया के कार्यों में अपनी खुद की मानक शर्तों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। कोई आपूर्तिकर्ता अपने स्वयं की व्यापारिक शर्तों पर तभी किसी टेंडर प्रक्रिया में कार्य कर सकेगा अगर टेंडर की शर्तें और उसकी व्यापार की शर्तें एक समान हो, अन्यथा टेंडर में जो शर्तें क्रेता निर्धारित करता है वही मानना जरूरी है। टेंडर फॉर्म में जो कॉस्ट के शेड्यूल्स हैं, पूरी परियोजना की क्या अनुमानित लागत है उसकी जानकारी होती है, उसके संगत बयाना राशि कितनी होगी, सुरक्षा धनराशि, सिक्योरिटी अमाउंट कितनी होगी, वो सब दी हुई होती है और उन्हें किस तरह से जमा कराना है उसका भी तरीका बताया हुआ होता है। टेंडर फॉर्म में जो परचेज ऑर्डर प्राप्त होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध का प्रपत्र दिया होता है, सभी तरह के कानूनी प्रारूप दिए हुए होते हैं और जो दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हमें चाहिए परचेज प्रक्रिया में वो भी सब बताए हुए होते हैं। एक ओपन टेंडर प्रोक्योरमेंट और लिमिटेड टेंडर प्रोक्योरमेंट, सीमित निविदा और खुली निविदा में जो मूल अंतर है वो बयाना राशि का है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD का है। एक लिमिटेड टेंडर में परचेज एंटिटी के ऑफिस में जो पहले से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हैं, उन्हें जब टेंडर फॉर्म दिया जाता है तो टेंडर फॉर्म की फीस नहीं ली जाती, उन्हें किसी भी प्रकार की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट EMD भी नहीं करनी होती। वहीं खुली निविदा में टेंडर का प्रपत्र कुछ शुल्क देके प्राप्त किया जाता है और टेंडर जमा करते समय टेंडर में जो खरीद की कुल अनुमानित लागत है उसका लगभग 2 से 5% राशि बयाना राशि के रूप में बोलीकर्ता को ऑफिस में जमा करानी होती है और इस बयाना राशि, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का जमा कराने का
मुख्य उद्देश्य क्रय प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता द्वारा अपनी बोली बीच में ही वापस लेने या बोली में बेवजह परिवर्तन करने की चेष्टा करने से बचना है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी ये जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, ईएमडी है, बयाना राशि है, वो जब्त कर ली जाएगी और उसे टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आपूर्तिकर्ता ईएमडी करता है। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बयाना राशि को बचाने के लिए अपने द्वारा दी गई बोलियों को सोच समझ कर देगा और उन्हें वापस लेने या परिवर्तन करने से बचेगा। लेकिन कुछ क्रय प्रणालियों में, भले ही वो खुली निविदा से ही क्यों न की जा रही हो, कुछ ऐसे आपूर्तिकर्ता जो केंद्रीय खरीद संगठन सेंटर परचेज ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ से पंजीकृत हैं या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या राज्य लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत हैं, ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को बोली देते समय बयाना राशि से ईएमडी से छूट दी जाती है। एक संस्थान बयाना राशि को बैंक के डिमांड ड्राफ्ट डीडी से, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट एफडीआर से, बैंकर चेक से या बैंक की गारंटी द्वारा जमा कर सकता है और एक नियम के अनुसार जब क्रय प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर क्रय आदेश जारी हो जाते हैं और जो सफल विजेता बोलीदाता है वो सुरक्षा राशि जमा करा के अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर देता है, तो सभी असफल बोलीदाताओं को उनकी बयाना राशि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ईएमडी जल्द से जल्द वापस करने की भी व्यवस्था होती है। टेंडर सूचना को प्राप्त करने के बाद इच्छुक आपूर्तिकर्ता उसका जवाब देने के लिए निर्धारित समय और तिथि तक अपना सील्ड टेंडर एक बंद लिफाफे में बयाना राशि के साथ जमा कराते हैं। इस तरह से जो बोलियां प्राप्त होती हैं उन्हें एक निर्धारित समय और स्थान पर जब खोला जाता है तो सभी बोलीदाताओं के प्रतिनिधि वहां उपस्थित रह सकते हैं। निविदाओं को खोलने के बाद जिन बोलीदाताओं ने खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लिया था उनकी तकनीकी योग्यता और वित्तीय क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है और अगर उन्हें योग्य और सक्षम पाया जाता है तो उन्हें आगे की वित्तीय निविदा के आधार पर खरीद कार्य का विजेता या क्रय आदेश दिया जा सकता है। मूल्यांकन करते समय सभी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चाएं हो सकती हैं, कुछ स्पष्टीकरण मांगे जा सकते हैं और नेगोशिएशन की बातचीत की एक लंबी श्रृंखला भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया के तहत जो भी पूर्व निर्धारित हमारे मापदंड है उनके आधार पे निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाता है और किसी भी बोलीदाता के पक्ष में लाभ या हानि किए बिना किसी पक्षपात के योग्य और सक्षम आपूर्तिकर्ताओं की छंटनी की जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ निविदाओं को अस्वीकार भी किया जा सकता है यदि वो खरीद के दौरान तय जो मापदंड है उन्हें तकनीकी और वित्तीय रूप से पूरा नहीं करते होंगे तो उन्हें टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। जब हम कोई जटिल और उच्च तकनीकी प्रकृति की और ऊंचे मूल्य की कोई संयंत्र, मशीनरी आदि की खरीद कर रहे हैं तो हमें खरीद प्रणाली में दो बोली प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम बोलियों को दो भागों में विभाजित करेंगे, एक को हम तकनीकी बोली बोलेंगे और दूसरी वित्तीय बोली कहलाएगी। जो टेक्निकल बिड है, तकनीकी बोली है, उसमें सभी तकनीकी विवरण और वाणिज्य शर्तों को शामिल किया गया है। वहीं जो फाइनेंशियल बिड है, वित्तीय बोली है, उसमें तकनीकी बोली में पात्र पाए गए आपूर्तिकर्ताओं के वस्तुवार जो मूल्य हैं उन्हें देखा जाता है, उनका उल्लेख किया हुआ होता है। जब हम बोली प्रणाली की प्रक्रिया में सभी बिडों को खोलते हैं तो जो हमारी निविदा सूचना का रजिस्टर है उस रजिस्टर में उक्त निविदा सूचना का विवरण एक नए पृष्ठ पर लिखते हुए क्या कार्य है, उस कार्य की यूनिक बिड नंबर, अद्वितीय बोली संख्या यूबीएन क्या है, किस तारीख को खोली गई है, क्या बयाना राशि है, इन सब के बारे में जानकारियां दर्ज करेंगे और सबसे पहले तकनीकी बोलियों को निर्धारित समय और स्थान पर सभी बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोलेंगे। सभी आपूर्ति देने वाले बोलीदाताओं को निविदा रजिस्टर में क्रम से संख्याबद्ध 1, 2, 3, 4 करने के बाद उनकी मुहरबंद जो बंद लिफाफा है निविदा का, उसे खोलते समय लिफाफे पे एक संख्या कोड A/B/C का उल्लेख करेंगे। जहां यह संख्या B है वो उस निविदा खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी बोलीदाताओं की कुल संख्या को दर्शाता है। अगर किसी निविदा में 6 बोलीदाता शामिल हुए हैं तो B की जगह हम 6 रख देंगे और यहाँ जो संख्या A है इस
संख्या कोड में वो बताती है कि निविदा रजिस्टर में किसी विशेष फर्म को जिसकी निविदा हम खोल रहे हैं उसे हमने क्या क्रमांक दिया है। अगर ये हमारी निविदा रजिस्टर में पहली फर्म है तो यहाँ ए की जगह 1 आ जाएगा और छठी फर्म के लिए ए की जगह हम 6 लिख देंगे। और इस संख्या कोड A/B/C में C संख्या फर्म ए द्वारा निविदा प्रक्रिया में जो तकनीकी बोली का लिफाफा दिया है उस लिफाफे में कुल कागजातों की कितनी संख्या है उसे प्रदर्शित करती है। अगर पहली फर्म ने 6 फर्मों के साथ आई हुई इस बिड प्रक्रिया में अपने तकनीकी बिड में 10 पत्र दिए हैं तो ये 1/6/10 संख्या कोड पहली फर्म के निविदा लिफाफे पे लिख दिया जाएगा। किसी भी बोलीदाता के द्वारा जो तकनीकी बिड में पेश किए गए कागजात हैं वो वैध हैं या अवैध हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए ये जांचा जाएगा कि सभी कागजातों को बोलीदाता फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया है कि नहीं है। अगर कोई प्रपत्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है तो उस फर्म की तकनीकी बिड को अस्वीकार भी किया जा सकता है। खरीद टीम के जो परचेज कमेटी है उसके भी सभी सदस्यों को खोले गए बोली के लिफाफे, बोली का कवर पेज और अन्य सभी प्रश्न जो तकनीकी बिड में आए हैं उन पर अपने इनिशियल प्रारंभिक हस्ताक्षर करने चाहिए। अगर बिड डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई कटिंग या ओवर राइटिंग देखी जा रही है तो उसे भी खरीद टीम के सदस्यों के द्वारा सीरियल नंबर के साथ अटेस्ट करना चाहिए। अगर कहीं किसी तकनीकी बिड में 3 कटिंग या ओवर राइटिंग है तो उन्हें 1, 2 और 3 सीरियल नंबर के साथ लघु हस्ताक्षर करने चाहिए। तकनीकी बिड को खोलने के बाद अगले चरण में अनुबंध देने से पहले, क्रय आदेश जारी करने से पहले केवल उन तकनीकी रूप से जो स्वीकार प्रस्ताव हैं उन्हीं की वित्तीय बोलियों को खोला जाएगा। अगर इस प्रक्रिया में किसी को तकनीकी कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है तो उसकी वित्तीय बोली को खरीद प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए एक तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है। इस तुलनात्मक विवरण में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, सभी जो पात्रता के मानदंड हैं जैसे फर्म के द्वारा सभी तरह की कर की चुकता के प्रमाण पत्र शामिल किए हैं कि नहीं किए हैं, सभी आवश्यक पंजीकरण है या नहीं है, बयाना राशि ठीक से जमा कराई है या नहीं, इन सब को पुनः जांचा जाता है। और उसके बाद प्रत्येक वस्तु के लिए सभी बोलीदाताओं द्वारा जो दरें प्रस्तुत की गई है, उद्धृत की गई हैं, उन दरों को और जो शर्तें हैं उनको एक तुलनात्मक तालिका में इस तरह से लिखा जाता है कि उन्हें आसानी से समझा जा सके। कंपैरेटिव स्टेटमेंट तुलनात्मक विवरण बनाने के बाद जिस व्यक्ति ने इसे तैयार किया है और जिसने इसे जांच किया है उन दोनों को भी इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए और बाद में ये तुलनात्मक विवरण आगे के मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए और अन्य उचित निर्णय लेने के लिए खरीद टीम के सदस्यों को दे दिया जाता है। तुलनात्मक विवरण के पहले कॉलम में, पहले स्तंभ में जिन वस्तुओं को हमने खरीद करना है और उनकी कितनी मात्रा है इसका विवरण अलग अलग पंक्तियों में दिया हुआ होता है और जितने भी तकनीकी रूप से पात्र वेंडर आपूर्तिकर्ता आए थे उन सबको अलग अलग कॉलम देते हुए वस्तुओं के पंक्तियों में अलग अलग आपूर्तिकर्ता की क्या दरें और शर्तें हैं उन्हें इंकित किया जाता है। और अब खरीद टीम ये समीक्षा करेगी कि सभी आपूर्तिकर्ताओं में से हमारी विशेष मद के लिए कौन सा आपूर्तिकर्ता हमारे द्वारा दिए गए पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्रदान कर रहा है। जिस आपूर्तिकर्ता की दरें सबसे कम प्राप्त होगी उसे हम L1 वेंडर कहेंगे और ऐसे सबसे कम मूल्य वाली निविदा को L1 कहते हुए उस आपूर्तिकर्ता को इस तरह से लाल घेरों में चिन्हित करते हुए क्रय आदेश दिया जा सकता है। अब इस विशिष्ट सबसे कम कीमत प्रस्तुत करने वाले आपूर्तिकर्ता को निविदा प्रदान कर दी जाएगी और उसे टेंडर का विजेता घोषित किया जाएगा और इस सूचना को टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले अन्य सभी वेंडरों को भी पत्र के मार्फत अधिसूचित कर दिया जाएगा। टेंडर खरीद प्रक्रिया का विजेता या खरीद का जो अनुबंध है वो आमतौर पे उस बोलीदाता को दिया जाना चाहिए जिसने सबसे कम मूल्यों के साथ अपने बोली के प्रस्ताव को दिया था और जिसने बोली दस्तावेज में शामिल सभी नियमों और शर्तों के अनुसार आपूर्ति करने वाले अनुबंध को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए अपने आप को उपयुक्त और सक्षम भी बताया है। हालांकि कई बार जब सबसे कम मूल्य वाले स्वीकार्य बोलीदाता को जो टेंडर में हम आपूर्ति की मात्रा चाहते हैं वो आवश्यक मात्रा आपूर्ति करने में कोई परेशानी है तो हम उसी मूल्य पर जो L1 ने सबसे कम मूल्य दिए हैं उसी मूल्य पर बची हुई कुछ मात्रा अगले उच्च उत्तरदायी बोलीदाता L2 या L3 को भी आपूर्ति करने का प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे L2 और L3 को
जो आपूर्ति की मात्राएं आवंटित की जाती है वो किसी भी हालत में L1 जो सबसे कम मूल्य के साथ बोली देने वाला है उससे अधिक मात्रा का क्रय आदेश नहीं दिया जा सकता है, और L2 और L3 को भी क्रय आदेश देते समय मूल्य सबसे कम मूल्य वाले बोलीदाता की निविदा की भांति ही L1 की भांति ही दिए जाते हैं। तुलनात्मक विवरण से जब एक आपूर्तिकर्ता निविदा का स्वीकृत विजेता घोषित हो गया है तो अधिप्राप्ति अधिकारी प्रोक्योरमेंट एंटिटी यदि आवश्यकता हो तो उस बोलीदाता के जो सभी प्रासंगिक स्कैन किए हुए दस्तावेज जो उसने टेंडर फॉर्म के साथ प्रस्तुत किए थे उन्हें मूल प्रमाणित दस्तावेजों से तुलना करके सत्यापित भी करा जा सकता है, और इस सत्यापन के बाद खरीद करने वाला कार्यालय का अधिकारी स्वीकृत विजेता बोलीदाता देने वाले आपूर्तिकर्ता को निर्धारित अवधि में आवश्यक सुरक्षा राशि सिक्योरिटी मनी जमा कराने और अनुबंध को स्थापित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए निर्देश सहित क्रय आदेश जारी करेगा। यदि कोई बोलीदाता निर्धारित समय और निर्धारित प्रारूप में निविदा अनुबंध को पूरा नहीं कर पाता है तो हम उसकी बयाना राशि को जब्त कर लेंगे, और ऐसी स्थितियों में उस फर्म को तो क्रय प्रक्रिया से बाहर करते हुए यदि संभव हो तो L2 बोलीदाता को नया अवार्ड पत्र और क्रय आदेश जारी करने के लिए बुलाया जा सकता है, और अगर वो उचित नहीं लगता हो तो प्रोक्योरमेंट एंटिटी अधिप्राप्ति अधिकारी खरीद करने वाला अधिकारी निविदा खरीद प्रक्रिया को रद्द भी कर सकता है। अवार्ड पत्र और अनुबंध प्राप्त करने के बाद L1 आपूर्तिकर्ता निर्धारित समय में खरीद अधिकारी के साथ एक ठेका अनुबंध निष्पादित करता है और उन पर दोनों पक्षों के और गवाहों के हस्ताक्षर भी हो जाते हैं। इसी दौरान आपूर्तिकर्ता ठेकेदार को निविदा में निर्धारित सुरक्षा राशि भी जमा करानी होती है, क्योंकि उसकी बयाना राशि पहले से जमा है तो वो बयाना राशि और सुरक्षा राशि के अंतर के बराबर राशि जमा करा के बयाना राशि को सुरक्षा राशि के बराबर भी सकता है। अब इस स्थिति में जब अनुबंध पे गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर हो गए हैं तो अनुबंध के नियम और शर्तें दोनों पक्ष क्रेता प्रोक्योरमेंट एंटिटी और आपूर्तिकर्ता बोलीदाता फर्म के बीच में टेंडर की शर्तें और नियम बाध्यकारी हो जाते हैं, और इसका अर्थ है कि अब निविदा जीतने वाली फर्म को समय सीमा के अंदर जो भी आवश्यक सामग्री और सेवाएं टेंडर में जिन विशिष्टियों और मात्राओं के साथ बताई गई है उन्हें प्रदान करना होगा, और निविदा शर्त के अनुसार निर्धारित निश्चित राशि का भुगतान भी उसे प्राप्त होगा। एक बार जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं, सफल बोलीदाता को सुरक्षा राशि जमा कराने के बाद क्रय आदेश जारी हो गया है तो खरीद कार्यालय अन्य सभी बोलीदाताओं को असफल होने की घोषणा करेगा और सभी असफल बोलीदाताओं को उनकी बयाना राशि वापस करके बोली प्रक्रिया को बंद कर देगा, और अब टेंडर में निर्धारित नियम और शर्तों के अनुसार जो अनुबंध बन गया है उस अनुबंध के अनुसार आपूर्तिकर्ता सामान सेवाओं और उत्पादों की आपूर्ति करेगा और एवज में भुगतान प्राप्त करेगा। उम्मीद है इस बेहतरीन सूचनाप्रद ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो की मदद से आपने खुली निविदा खरीद प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया है। NIT जारी होने के बाद बिड के प्रस्ताव आते हैं, बिडों का विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक विवरण में विश्लेषण के बाद सबसे कम मूल्य पर वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिदाता को निविदा का विजेता घोषित करते हुए सुरक्षा राशि जमा करा के क्रय आदेश दिया जाता है और एक अनुबंध करके निविदा में निर्धारित नियम और शर्तों के तहत खरीद की कार्रवाई की जाती है। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो से आपकी इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन विषय समझ बेहतर बनेगी, और हमारी दूसरी प्लेलिस्ट भी आपके लिए विषय समझ को अच्छा बनाने में लाभकारी साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो के नोट्स चाहिए या कोई ऑनलाइन एकेडमिक सपोर्ट चाहिए तो हमारे चैनल की YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।